हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त भावना। तो जो हमारा आज का ब्लॉग होने वाला है वो है मेरे गॉल ब्लैडर सर्जरी का एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा 5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का। तो जब मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो था 2022 के एंड में, नवंबर में। क्योंकि मुझे हल्का हल्का स्टमक में पेन वगैरह हो रहा था तो मैंने एज अ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, फिर मुझे दिखाना कि उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, एज अ होल एब्डोमेन करवाया था मैंने, क्योंकि वो हमेशा मुझे जब भी मुझे ऐसा स्टमक में पेन वगैरह कभी होता है या कोई भी चीज़ होता है तो वो मुझे हमेशा होल एब्डोमेन के लिए ही बोलती है, क्योंकि उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उन्होंने मुझे होल एब्डोमेन बोला था। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने सब चेक किया। तो उन्होंने बोला आपका लीवर, आपका किडनी, सब कुछ ठीक है। बाकी फिर उन्होंने बोला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है लेकिन वो बहुत छोटा है अभी। तो उन्होंने बोला कि एक बार आप सर्जन से कंसल्ट कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक सर्जन का नंबर दिया था, तो मैं उनसे मिली, मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई। तो उन्होंने बोला हाँ आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है लेकिन वो बहुत छोटा है कि उसको अभी हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह के लिए मुझे कुछ नहीं बोला था उस चीज़ के लिए कि मैं आपको मेडिसिन दूंगा क्या या आप मेडिसिन वगैरह लो। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप 6 मंथ के बाद दोबारा से एक होल एब्डोमेन का ही अल्ट्रासाउंड करवा के मुझे दिखाना। तो मैंने 6 महीने के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया तो जब मेरा जो रिपोर्ट था वो उसमें इंक्रीज़ हो गई थे, वो मल्टीपल में इकट्ठे हो गए थे सारे स्टोन। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि उतना ज़्यादा तो नहीं था, जैसे किसी में 1.2 के करीब था तो किसी में 2.3 करीब इस टाइप से था वो। तो मैंने उनको दोबारा से दिखाया अपनी ही उसको गायनेकोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने मुझे फिर आश्रम के पास एक हॉस्पिटल है होली फैमिली, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ जाके एक बार जो सर्जन है वहाँ के उनसे बात वगैरह कर लो, उनको रिपोर्ट्स वगैरह दिखा लो। तो मैं और मेरे कज़न फिर हम वहाँ गए, आश्रम गए, जहाँ पे हॉस्पिटल है होली फैमिली। तो हमने उनसे डिस्कस वगैरह किया कि उनको रिपोर्ट्स वगैरह दिखा। उन्होंने बोला यस आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है मल्टीपल में। तो इसका ऐसे मेडिसिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, कि हमने उनसे डिस्कस किया कि मतलब क्या कर सकते हैं और इससे मतलब आगे को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं होंगे। उन्होंने बोला, तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ इसको आपको ऑपरेट करवाना होगा। इसमें जो आपको ऑपरेशन होगा, अब तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू होता है, तो लेज़र वाला होता है, उसमें इतना पेनफुल नहीं होता है। बस आपके 4 होल होते हैं, होल से ही वो हम उसे रिमूव कर देते हैं। तो जब होल की बात आई तो थोड़ा सा मैं डरी थी, क्योंकि एज अ ऑपरेशन का कोई भी नाम लेता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैं उस टाइम पे काफ़ी मतलब थोड़ा सा वो हो गई थी कि कैसे होगा पता नहीं, मैं कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, मैं ठीक हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सवाल हो जाते हैं हर किसी के मन में। तो फिर मैंने अपने एग्ज़ाम मेरे स्टार्ट हो गए थे। फिर बीच में किसी ने हमें बोला कि गगन विहार में भी एक आरजे स्टोन करके एक हॉस्पिटल है, वो पूरा लाइक स्टोन का ही है। वहाँ पे लाइक किडनी का हो गया और आपका गॉल ब्लैडर का, काफ़ी सारे हैं वो सारा वहाँ पे काफ़ी अच्छे सर्जन भी बैठते हैं। तो हमें किसी ने वहाँ पे बोला, फिर मैं और मेरे कज़न वहाँ गए, हमने डॉक्टर से डिस्कस वगैरह किया। तो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह चेक करी, उन्होंने बोला ये आपके मल्टीपल में है और आपके 6 मंथ के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इनका साइज जो है। तो उन्होंने भी मुझे एज अ ऑपरेशन का ही ऑप्शन दिया था कि आजकल के टाइम पे लेज़र से होता है तो पेनफुल होता है, उसमें पेन बिल्कुल होता ही नहीं है, तो इसमें घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर मेरे कज़न ने उनके साथ बात वगैरह करी, मेरे भाई ने, कि मतलब अगर हम इसको नहीं निकालते हैं और हम अभी छोड़ दें इसको तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ से। तो उन्होंने यही बोला कि अगर आप इसको भी नहीं कराते हो और जिस तरीके से इनका इंक्रीज़ होते जा रहा है, ये कल को क्या होता है, पित्त की थैली बोलते फट जाती है एंड वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोला, ये मुझे भी नहीं पता था कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड मेरे भाई को भी नहीं पता था। मेरा भाई भी डर गए थे, मैं तो काफ़ी डर गई थी उसके बाद।
तो हमने डॉक्टर को बोला फिर कैसे होगा, तो फिर हमने ये बोला कि फिर मेरे भाई ने भी बोला कि अभी तो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, कैसे करेंगे। डॉक्टर ने बोला आप अपने एग्ज़ाम फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आपको जब भी ठीक लगे आपको इसको रिमूव करवाना है तो आप आके एडमिट हो जाना। तो मैंने अपने एग्ज़ाम वगैरह मेरे स्टार्ट हो गए थे, मतलब मेरा एग्ज़ाम में भी मन सा नहीं लगा हुआ था, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि आपका ऑपरेशन होना है, पता नहीं क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहे थे धीरे धीरे। तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि जैसे आपने अभी तक चेक रखा है अपनी रिपोर्ट्स को, आप कोशिश करना कि उसके बीच में भी एक अल्ट्रासाउंड करवा के चेक रखना कि कहीं इसका साइज़ एकदम से ना बढ़े। तो मैंने अपने एग्ज़ाम दिए, उसके बाद 8 जुलाई को मेरा ऑपरेशन था। एडमिशन का फॉर्मेलिटी होती है, लाइक ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए, एक्सरे वगैरह हो गए, वो मेरे स्टार्ट हो गए थे मॉर्निंग 10 बजे से। मेरे सारे ब्लड टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, एंड फिर दोबारा से मेरा एक होल एब्डोमेन का दोबारा से अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उसमें भी वो चेक करते हैं सब चीज़ एज अ ऑपरेशन करने से पहले। और उन्होंने मेरे से कोविड का टेस्ट भी मांगा था एक दिन पहले कि आप कोविड का टेस्ट भी करवा के, वो रिपोर्ट्स भी हमें चाहिए। मतलब ये था कि मैंने अभी तक 6 महीने के अंदर जितने भी अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, उन्होंने सबकी मेरे से रिपोर्ट मांगी और ख़ुद भी अपने हॉस्पिटल में दोबारा से वो टेस्ट करे, फिर रिपोर्ट मैच वगैरह करी। देन उसके बाद से फिर जो ऑपरेशन की उनकी प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो गया था, जैसे मुझे इंजेक्शन वगैरह देने। और मतलब अब ये तो मेरे को नहीं पता कि हर हॉस्पिटल में कैसा वो होता है, बट जिस हॉस्पिटल में मेरा हुआ था वहाँ पे पहले मेरी को इंजेक्शन दिया गया एज अ टेस्ट करने के लिए कहीं मुझे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, तो वो खाली मेरे स्किन में दिया गया था। फिर उन्होंने मुझे कैनवाला वगैरह जो भी लगाते हैं वो मॉर्निंग में ही लगा दिया था, उसमें से भी मुझे वो मेडिसिन वगैरह पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे थे, और कुछ खाने वाली मेडिसिन भी दी थी। बोला था कि इसके बाद आप पानी भी नहीं पी सकते हो और खाना भी नहीं खा सकते हो जब तक आपका ऑपरेशन नहीं होता है। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस दिन काफ़ी सारे ऑपरेशन थे, लाइक 6 या 7 लोग और भी थे मेरे साथ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि अभी तो आप मतलब एज काफ़ी छोटी है, अभी से आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है। फाइनली 5:30 बजे मेरा ऑपरेशन का टाइम था, तो मुझे रूम में ले जाया गया। तो जब मैं वहाँ पे गई ओटी के अंदर, तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं ना, तो काफ़ी सारे हो रहे थे वहाँ पे। मैंने देखा जैसे बाहर के साइड पे 3 और जो मेरा था वो अंदर था। तो वहाँ पे भी सिस्टर और जो भी डॉक्टर वगैरह थे जिन्होंने मेरा करना था, तो मेरे से डिस्कस कर रहे थे, भावना नर्वस तो नहीं हो रहे हो, डर तो नहीं लग रहा है ना। मैंने बोला नहीं। और मुझे उस दिन सुबह से मतलब ये फील ही नहीं हुआ कि मैं ऑपरेशन है आज मेरा। मैं इतने आराम से इतने हंसते हुए गई थी यहाँ से, एंड वहाँ पे भी मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुई थी। मतलब मैं ऐसी हूँ, अगर मुझे इंजेक्शन से मैं इतना डरती हूँ, अगर मान लो कभी जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है, कभी कुछ होता है स्टमक में पेन वगैरह, तो मैं इंजेक्शन लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस दिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। नहीं तो मैं हमेशा जब भी इंजेक्शन लगवाती हूँ मैं इतना चिल्लाती हूँ कि 4 लोग मिलके कोई मेरा हाथ पकड़ता है तो कोई मेरे पाँव पकड़ता है। तो उस दिन मैं बिल्कुल आराम से गई, कोई टेंशन नहीं था कि आज मेरा ऑपरेशन है। फाइनली मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे 6:30 या 6:45 बजे आई थिंक रूम में शिफ्ट किया। हाँ, जब दवाई का असर ख़त्म हुआ तब मुझे हल्का हल्का सा पेन हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं पर हाथ भी करता है तब भी आपको पेन होता है। तो तब मेरे को पेन हुआ था, एंड उसके 1-1.5 घंटे के बाद फिर मुझे आराम आ गया था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि अब आप ना खुद खड़े होने की कोशिश करो। तो मैं खड़ी हुई, हल्का हल्का मैंने चलना भी शुरू किया। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद नेक्स्ट डे से ऑफिस तक ज्वाइन कर लेते हैं, बट डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। तो डॉक्टर आई, मेरे से बात वगैरह किया उन्होंने अच्छे से। बाकी तो मैंने हल्का हल्का सा नाइट से हल्का सा वॉक करना शुरू किया था, ज़्यादा भी नहीं। जैसे वॉशरूम में अकेले जाती थी और बेड पे लेटना वगैरह हो गया। उसमें मेरी बहन मेरी हेल्प करती थी, क्योंकि उस टाइम मेरी बहन ही मेरे साथ थी वहाँ पे रात को। तो ये था। फिर नेक्स्ट डे मेरा शाम तक में जो डिस्चार्ज मिल गया था, तो मैं 4-5 बजे तक घर आ गई थी। तो उसके बाद मैं घर आई। मतलब ये था कि मेरे को स्टेयर चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि 4th फ्लोर पे रहती हूँ और ऊपर से स्टेयर था। तो मतलब जैसे कम से कम मेरे को 20 से 25 मिनट आराम से लगा ऊपर चढ़ने में। एकदम से अपने दोनों पाँव नहीं रख पाई थी स्टेयर पे। तो
फिर मेरा जो डाइट वगैरह था, जो खाना वगैरह, वो भी मैंने हल्का रखा था, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, दाल का पानी वगैरह हो गया, मैंने लाइट ही रखा था। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा लाइट रखो तो आप ही के लिए अच्छा है, आपको जल्दी जैसे हील होने में हेल्प करता है। क्योंकि आप अगर जैसे लाइक हैवी चीज़ें खाओगे तो ऑब्वियसली गैस वगैरह बनाने में, आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा सा लिक्विड डाइट वगैरह लेना। मैंने वही लिया था। फिर 10 दिन के बाद मेरा दोबारा चेकअप होना था, जो मेरे टाँके लगे हैं। हाँ, जिस दिन मैं जो डिस्चार्ज लेके मैं घर आई थी, उसकी नेक्स्ट डे से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेडिसिन बहुत हैवी थी और आपकी डाइट नहीं हो रही थी बिल्कुल भी नहीं। और वॉमिटिंग हुआ, मुझे लूज मोशन वगैरह हुआ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। क्योंकि सर दर्द की प्रॉब्लम मुझे ऐसा है कि मतलब होते रहती है, मुझे नहीं पता वो किस रीज़न से हुआ। लेकिन हाँ, स्टमक में पेन तो नहीं था मुझे, जो भी है, क्योंकि मुझे मेडिसिन दी गई हुई थी अगर हल्का सा भी पेन हो। और एक स्प्रे दिया गया था जो नाक के थ्रू डालना था मुझे, वो काफ़ी पेनफुल था। क्योंकि जैसे ही वो स्प्रे मेरे नाक में डालता था मेरे आंसू निकल जाते थे, वो मेरे लिए पेनफुल था। फिर जब 10 दिन के बाद मैंने डॉक्टर को बताया ये सब चीज़ें, उसके बीच में मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम भी हो गई थी। इवन मैं ठीक से बैठ नहीं पाती थी और ठीक से खड़े नहीं हो पाती थी। मतलब फिर मेरी बहन हल्के हल्के हाथ से कभी मुझे मुंह वगैरह की थोड़ी हल्की हल्की मालिश दे रही थी। तो मैं डॉक्टर को ये बात भी बताया कि मुझे वॉमिटिंग हुआ, मुझे लूज मोशन हो गए थे एंड मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है कुछ अभी आपकी डाइट नहीं हो रही है, विटामिन की कुछ कमी आ गई। तो उन्होंने मुझे विटामिन के कुछ मेडिसिन वगैरह दिया था। बाकी उन्होंने बोला कि ये जो अब आपकी डाइट है, आप धीरे धीरे से कोशिश करना, जैसे रोटी वगैरह दाल में वगैरह में करके। पर एकदम बोलते इसमें ऐसा कोई डाइट का कोई वो नहीं है कि आप हैवी चीज़ें नहीं खा सकते। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में ले रहे हो, कितना ले रहे हो करके। बाकी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी तरफ सब चीज़ की छूट है, आपको जो खाना है आप खाइए। बट मैंने ऐसा नहीं खाया। मैंने कम से कम 2.5 महीने तक अपना पूरा वो रखा हुआ था। मैं कोई भी हैवी चीज़ नहीं खाती थी। हाँ, जैसे कभी खिचड़ी बना लिया, कभी दलिया हो गया, और जैसे घिया की सब्जी हो गई तो उसके मैं चावल खा लेती थी। और रोटी वगैरह तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था। हल्की दही लेना मैंने शुरू कर दिया था। और दूध भी लेती थी मैं, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में लेती थी। तो ये था जो मेरे ऑपरेशन के बाद का। देन उसके बाद मेरा बोलूँ तो मेरी को रिकवर होने में कम से कम 3 महीने आराम से लगे हैं। क्योंकि 3 महीने तक एज ए मैं प्रॉपर अपने पाँव नहीं रख पा रही थी। जैसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये ऑपरेशन ऐसा है कि अगर आपका आज ऑपरेशन है तो आप कल ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं नहीं कर पाई। डिपेंड्स आपकी बॉडी के ऊपर का था कि वो कितनी जल्दी हील कर लेती है, कितनी जल्दी रिकवर कर लेती है। तो मेरी बॉडी नहीं कर पाई थी वो चीज़ रिकवर, क्योंकि मुझे एक तो बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया था एंड ऊपर से मैं दोनों पाँव साथ में नहीं रख पा रही थी। क्योंकि मुझे अगर रूम में तो मैं आराम से चल लेती थी, लेकिन हाँ, अगर मुझे स्टेयर चढ़ने होते तो मुझे एक बंदे का सपोर्ट चाहिए होता था। तो अगर थोड़ी छत में जाना है, और ये मैंने 2 बार डॉक्टर के विज़िट किया है, तो दोनों बार मुझे ऐसा चाहिए था कोई, जैसे स्टेयर में उतर रही हूँ तो मुझे सपोर्ट चाहिए था कि मैं पूरा प्रेशर उसके ऊपर डालूँ। तो मैं अपनी बहन के साथ ही जाती थी, ऊपर नीचे करना हो या छत में जाना हो तो मैं उसी का सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप चलना शुरू किया। अब मैं बोलूँ, मैं बिल्कुल ही ऐसा बोलूँगी कंफर्टेबल हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ऑपरेशन के बाद मैं अब सारी चीज़ें खाती हूँ, और जैसे कहीं घूमना है, कुछ है, अब मैं सब जगह जाती हूँ। हाँ, बट अभी भी मैं जैसे होता है अपनी हेल्थ का ध्यान आप खुद ही रख सकते हो, और तो दूसरा कोई बंदा रख नहीं सकता है। तो जैसे मान लो पहले मैं बहुत ज़्यादा ठूस के ना खा देती थी, तो जो डाइजेस्ट करना सिस्टम था हमारा, जो चीज़ हमारा डाइजेस्ट कर वही निकाल दिया है। तो अब क्या होता है, मैं जब थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेती तो मुझे हल्की सी गैस होनी शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, अब रुक के खाती हूँ। थोड़ा तो खा लिया, थोड़ा फिर दोबारा भूख लगती है तो तब खाती हूँ। बट अब मेरा किसी भी चीज़ में कोई परहेज नहीं है, और अब मैं सब चीज़ें खाती हूँ। तो ये था मेरे गॉल ब्लैडर रिमूव का एक्सपीरियंस। अब कई लोगों के सवाल थे मन में कि आपने अपना गॉल ब्लैडर रिमूव तो करवा दिया, तो क्या आपको पीरियड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि जैसा मेरे पहले थे वैसे ही पीरियड्स मेरे को अभी भी आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था, आप अनमैरिड हो और कहीं आपको आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? तो
मैंने बेसिकली ये सब चीज़ें सोची ही नहीं थी अपने ऑपरेशन से पहले। पर जिन लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं तो कहते अभी आप अनमैरिड हो, तो आपने ये चीज़ नहीं सोचा कि आपको कल को आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे, आप माँ बन पाओगे कि नहीं, ये सब चीज़ें। मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी मेरे दिमाग में थी ही नहीं। तो उनके मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि आप बताइए, मेरा भी ऑपरेशन होना है, मुझे 15 mm का स्टोन है, मैं क्या करूं। मेरे वहाँ के कई लोगों ने बोला है कि अगर मैंने ये सर्जरी कराया तो मुझे रेगुलरली पीरियड्स नहीं आएंगे और मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब बहुत सारी सवाल थे उनके। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मुझे बताइए। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैंने बोला, मैंने कहा डॉक्टर ऐसी ऐसी बात है, मेरी एक फ्रेंड है, उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनके ये ऐसे ऐसे सवाल हैं। तो उन्होंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब मिथ है, ये सब बिल्कुल भी इसके साथ कोई वो नहीं है, आपके पीरियड्स में इसका कोई कनेक्शन नहीं है एंड आपके प्रेगनेंसी में भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप जाके फर्स्ट अपना ऑपरेशन करवा लो। क्योंकि बेसिकली मैं बोलूँ, अभी उनकी एज 20 साल की है, तो उनका यही कहना था। मैंने क्योंकि अगर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मुझे डॉक्टर को भी उनका सारा वो चीज़ बताना था, तो तभी मैं उन्हें अच्छे से समझा सकती हूँ। तो मैंने डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला अभी उनकी एज बहुत छोटी है, उनके जो भी टाँके लगेंगे वो भी हील हो जाएंगे आराम से, मेडिसिन लेंगी और जो भी डॉक्टर उनको बताएंगे लोशन वगैरह, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उससे वो धीरे धीरे पूरा हील कर जाएंगी। एंड उनको फर्स्ट मुझे डॉक्टर ने यही बोला कि उनको बोलिए आप जाके पहले अपना सर्जरी करवा लीजिए, और पीरियड्स का तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि मेरे को भी अभी आई थिंक 6 मंथ स्टार्ट हो गया, तो जैसा मेरा पीरियड्स पहले था ऑपरेशन से पहले, मुझे रेगुलरली वही पीरियड्स आता है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया। एंड दूसरा, जहाँ तक रही बात प्रेगनेंसी की, तो मैंने इसके बारे में अभी तक भी नहीं सोचा है, ठीक है, और मुझे सोचना भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। जब उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है तो मैं क्यों सोचूं। और जब मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट करके कर लिया है, तो मेरा उनसे यही सजेशन होगा मेरा कि फर्स्ट आप अपनी हेल्थ देखो, आप अपना ऑपरेशन देखो, कि जैसे आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप अपना ऑपरेशन करवाइए। एंड वो कहती है मुझे इतना पेनफुल है, मुझे बहुत पेन होता है, मुझे बहुत दर्द होती है, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप फर्स्ट जाके अपना सर्जरी करवाइए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बजाय ये सोचने के कि आपको पीरियड्स आएगा कि नहीं आएगा, कि आपके 4 मंथ्स डिले हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप प्रेगनेंसी के जहाँ उनका वो चल रहा है, क्योंकि अभी आप ओनली 20 ईयर्स के हो, तो अभी आपको प्रेगनेंसी, भले आपकी शादी 3 साल में हो या 4 साल में हो, तो आप आराम से बेबी भी कर पाएंगे। क्योंकि मैंने किसी से बात किया तो उन्होंने बोला यस, उनका पहले ऑपरेशन हुआ, देन उनका भी बेबी होने वाला है, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जहाँ तक बात रही आपके जो होल्स होंगे वो भी धीरे धीरे से कम होने शुरू हो जाते हैं। मेरे भी काफ़ी लाइट हो गए हैं, क्योंकि टाइम लगता है। कोई भी चीज़ अगर इवन हमारा हाथ भी करता है तो उसको भी हील होने में टाइम लगता है, वो तो फिर हमारे सर्जरी का है, तो उसको भी हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो ठीक हो जाएगा। एंड आपके पीरियड्स भी रेगुलरली आएंगे और कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होगा जितने, क्योंकि उन्हें लोगों ने काफ़ी कुछ बोला था कि अगर तुमने करवाया तो ऐसा ऐसा, क्योंकि गांव में कई जगह ऐसे हैं जिनको ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो भी ऑपरेशन हुए हैं वो चीर फाड़, वो कट लगा के करते थे। इवन मेरी फैमिली में ही हुआ है, मेरी ताई जी का भी सेम हुआ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। पहले भी मैं पतली ही थी, अभी भी मैं पतली हूँ, मेरे में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप पहले जाइए, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप पहले उनकी सुनिए, बजाय कि अगला बंदा आपको क्या बोल रहा है। मुझे भी बहुत कुछ बोला कि इसकी मेडिसिन होती है, मेडिसिन खा लेते, और बोला कि इसमें भी 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक ग्रीन होता है, ब्लैक होता है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस इतना था कि मुझे भाई इसको हटाना है। अगर इससे आगे को कल को मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है तो वो चीज़ को मुझे हटाना था। तो मैंने सर्जरी के लिए हाँ बोल दिया। मैंने बोला भाई मैं सर्जरी के लिए रेडी हूँ, मैं मेडिसिन के लिए रेडी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है, वो कहते हैं हमें भी स्टोन की प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर में, हम मेडिसिन ले रहे होम्योपैथिक, लेकिन हमारी जो वो पथरी है वो अभी तक गली नहीं है,
वो फिर बढ़ती हुई जा रही है। तो जो चीज़ आपको बाद में नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसी चीज़ को बेटर है ना कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप इसे हटा दीजिए, तो आप उसको रिमूव करवा लीजिए। क्योंकि किडनी में अगर स्टोन होता है, ऑब्वियसली मेडिसिन के थ्रू या पानी के थ्रू वो निकल जाती है, बट एज अ गॉल ब्लैडर का वो कल को अगर पित्त की थैली हमारी फट गई तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एक बार आपकी बॉडी में कैंसर फैल गया तो उसको सोचो, उसको रिमूव करना कितना मुश्किल होगा अगर आप ये चीज़ अभी हटा देते हो। तो मैंने इसी को सोच के अपना गॉल ब्लैडर का जो वो पित्त की थैली थी वो हटा दी थी। एंड बाद में डॉक्टर ने मुझे दिखाई भी थी वो कि वो कैसा दिखता है। तो अगर मेरे पास उसका फ़ोटो वगैरह होगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है। क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरी सिस्टर एंड मेरी मासी को दिखाया था, बाद में मुझे भी दिखाया था, जिससे मैं देख के डर सी गई थी क्योंकि इतना अजीब सा दिख रहा था वो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। जो भी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, आई होप मैंने आपके सवालों के सही सही जवाब दिए होंगे। तो कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें मैंने अलग बोली हैं या ऐसी नहीं होनी थी, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स करके बताना, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आपके भी थॉट्स कि आप लोग क्या सोचते हो। क्योंकि कई लोगों ने बोला कि हमें 5 डेज़ हुए हैं अभी ऑपरेशन किए, कई लोगों के 2 बेबीज़ हैं उसके बाद उनके ऑपरेशन हुए हैं। तो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो इससे क्या है कि कई लोगों को पता चलती हैं बहुत सारा चीज़ें, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कितनी जल्दी हील हुआ। तो मेरे को जो हील होने में टाइम लगा है, मैंने आपको बताया 3 से 3.5 महीने आराम से लगे हैं मेरे को। उसके बाद ही मैंने कहीं ट्रैवलिंग वगैरह शुरू किया। इवन मैं ई-रिक्शा में बैठने में भी डर लगती थी मेरे को, क्योंकि कहीं उछलेगा तो क्योंकि मेरे को स्टमक की प्रॉब्लम आज से नहीं बहुत साल से है। इवन मैं बोलूँगी जब मैं 8 या 9 साल की, तब से मेरे को स्टमक में हल्का हल्का पेन रहता है। वो मैं सभी को बोलती हूँ, एज ए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मेरे को बहुत पहले से ही है उस चीज़ की प्रॉब्लम। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर करना, ठीक है? एंड मुझे बताना, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना, ताकि जो लोगों के मन में ये डर सा रहता है ना एक ऑपरेशन को लेके इस चीज़ का, तो वो उनके जो मन से है वो डर सा निकल जाए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।